स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 7 बजे की 7 बड़ी खबरें जो कि जुड़ी हैं आपसे और हमसे। देखिए, पहली बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के जो लॉकर हैं वो अनलॉक हो रहे हैं। क्या कुछ निकल रहा है बताएंगे। साथ ही एक बयान की बात होगी जिस पर आज सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, और बात ज्ञानव्यापी पर ऐतिहासिक फैसले की भी। इधर लंपी पर सियासी लड़ाई चल रही है और यह भी आज की बड़ी खबर है। साथ ही बड़ी खबर है सफाई पर संग्राम की, छात्रों के हंगामे की और शिकंजे में रिश्वतखोर की। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। यह खबर मिल रही है भरतपुर से। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, मंत्री सुभाष गर्ग ने एक बड़ा बयान दिया है। देखिए, फर्जी पट्टा जो मामला भरतपुर में सामने आया था नगर निगम का, सुभाष गर्ग ने इसी संबंध में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो एसओजी से भी जांच कराएंगे, मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निगम पट्टे की सूची जारी करे, फर्जी पट्टे को निरस्त किया जाए। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री सुभाष गर्ग ने एक बड़ा बयान दिया है और भरतपुर से यह बड़ी खबर है। देखिए, हाल ही में जो फर्जी पट्टा प्रकरण सामने आया था, फर्जी पट्टों से जुड़े जो मामले सामने आए थे, उसे लेकर मंत्री सुभाष गर्ग ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए, मामले की जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो फिर एसओजी से भी इस मामले की जांच कराई जाए। यह बड़ी खबर है। उन्होंने यह आश्वस्त करने की कोशिश की और ये उम्मीद जताई कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने ये मांग उठाई, उनका ये कहना है कि जो निगम है उसे पट्टे की सूची जारी करना चाहिए, फर्जी पट्टे को निरस्त किया जाए। निर्देश दे दिए गए थे जिसने संज्ञान में एफआईआर लॉन्च कराई जाए, जांच कराई जाए, जरूरत पड़े तो इसको एसओजी को भी जांच दी जाए, जो भी कल्प्रेट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैंने नगर निगम को निर्देश भी दिए हैं कि जितने भी पट्टे इस दौरान जारी हुए हैं उनकी सूची अखबारों में जारी कर दी जाए। इसके अलावा जो भी पट्टे हैं उनको जो है निरस्त कर दिया जाए और जो संबंधित व्यक्ति ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, जांच जारी है और दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जिस तरह से इनको दिया जाता है, देखिए, बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो मेरे मालूम पड़ा, ये 2-3 व्यक्ति जो भी हैं, स्टाफ वेंडर और 2 ये क्लरिकल जो भी लगते हैं, ये जिम्मेदार है तो इनकी कोई जवाबदेही होती नहीं है। नौकरी का कोई वेरी होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी जगहों पर केवल जो सरकारी सेवा के परमानेंट लोगों को ही लगाया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी कोई जवाबदारी बनी रहे। सवाल सुनिए, क्या वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में सालों से पूजा का इंतजार कर रहे लोगों की इच्छा पूरी होगी? वाराणसी कोर्ट के एक आदेश के बाद इस पर नए सिरे से चर्चा शुरू हुई है। वाराणसी कोर्ट ने आज 5 महिलाओं की याचिका को सुनवाई योग्य मानने का आदेश दिया, यानी श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार पर अब कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें हिंदू पक्ष के तर्क का विरोध किया गया था। यह रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में ऐतिहासिक फैसला। श्रृंगार गौरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी। श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार पर होगी सुनवाई। इतनी बड़ी जीत इसे आप देखिए, बड़ी, मैंने बोला था इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। कोर्ट ने माना हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई लायक। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज श्रृंगार गौरी में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी के जिला कोर्ट के मेंटेनेबिलिटी
यानी पूजनीयता पर फैसले के बाद अब कई सालों बाद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के अधिकार की उम्मीद बढ़ी है। रेखा सिंह और मंजू व्यास जैसी 5 महिलाओं की याचिका पर आया ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अब इसके आगे पूजा के अधिकार पर बहस हो पाएगी। इसमें से 6 बाबा शिवलिंग उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सकें। आपकी एक मांग थी कि दीवार तोड़ी जाए, उसको लेकर कोई आगे आप लोग चर्चा? बिल्कुल 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 हम लोग याचिका दायर किए हैं, उसमें आगे सुनवाई होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में जज का फैसला करीब 15 से 17 पेज का है। यह आदेश ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के आधार पर दिया गया, जिसके आधार पर केस को सुनवाई के लायक माना गया। कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। इस केस में 26 मई से सुनवाई शुरू हुई थी। 24 अगस्त को बहस पूरी हो गई थी। बहुत सारी बात वो कह रहे थे, लेकिन दलील कह रहे थे। चाहे वर्शिप एक्ट हो चाहे उनका बफ एक्ट हो, उस पर उन्होंने सबूत कुछ था नहीं। अरे वर्शिप एक्ट क्या है बाबा? 1947 में जो धार्मिक स्थिति जैसी थी उसी होनी चाहिए। तो धार्मिक स्थिति क्या थी? उसके लिए तो ट्रायल चलेगा ही, साक्ष्य सबूत चलेगा ही। 18 अगस्त 2021 को 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। दिल्ली की राखी सिंह, बनारस की सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने सम्मिलित रूप से याचिका दाखिल की थी। इन महिलाओं ने खासतौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की अनुमति चाही थी। 26 अप्रैल 2022 के कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था। हम उन लोग का 7-11 खारिज हो गया। हम लोग के पक्ष में मुकदमा हम लोग जीत गए। अब हम लोग की मुकदमा चलेगा। बहुत खुशी है, आज हम लोग ने इतिहास रच दिया है। इस केस में हिंदू पक्ष का तर्क है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। तर्क के मुताबिक 1969 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी और मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है। जबकि मुस्लिम पक्ष के तर्क हैं कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है और इसका नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। साल 1944 के गजट में ज्ञानवापी मस्जिद को शाही मस्जिद आलमगीर के नाम से दर्शाया गया है। बहरहाल इस फैसले के पहले से ही प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शहर में मिली जुली आबादी वाले इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात से ही गश्त बढ़ा दी है। पहले ही वाराणसी में धारा 144 लागू है, तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान के बीजेपी सांसदों ने खुशी जाहिर की। सांसद सुमेधानंद सरस्वती बालकनाथ ने कहा कि सालों से अंतरिम फैसले का इंतजार था, अब अंतिम फैसला आना चाहिए। बहुत से इस प्रकार के प्रमाण थे और पिछले दिनों वहां शिवलिंग मिला है, इससे और अधिक सिद्ध हो गया था। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि ये केस चलने लायक है और इसमें साक्ष्य जुटा करके अब आगे काम बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए और ये हिंदुओं के पक्ष में जाने वाला केस है। बहुत लंबे समय से हिंदू इस प्रतीक्षा में था कि जिस प्रकार से यह अतिक्रमण हुआ है, इस अतिक्रमण को हटा करके और श्रृंगार गौरी का यहाँ पर एक भव्य मंदिर बने, उसकी पूजा पाठ हो। अब ये काम आगे बढ़े। ये सच्चाई है कि ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर एक समय में वहां पर उस मंदिर को, हमारे पौराणिक स्थान को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई और आज वर्तमान समय पर हमारे जो साथ अन्याय, हमारे सनातन धर्म के साथ जो अन्याय हुआ है उस विदेशी आक्रामकताओं के द्वारा, आज वक्त है उसको न्याय देने का। और चलिए बात कर लेते हैं उस बयान की जिस पर घमासान छिड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने बजरी खनन को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हेमाराम चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाड़मेर में बजरी खनन को लेकर जनता को लूटा जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री हेमाराम ने कहा, अगर बजरी खनन की लूट रोकी नहीं गई तो उन्हें जनता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई अवैध खनन को लेकर के,
मैं भी उस बैठक में शामिल था। मैंने सारी बात उस बैठक में रख दी, किस प्रकार से कैसे इस बजरी के मामले में आम जो बजरी की ज़रूरत है लोगों को, उन आम लोगों को लूटा जा रहा है। पहले सिर्फ जालोर की बजरी की लीज दी गई थी। यहाँ बाड़मेर ज़िले में लूणी नदी की लीज जो वहाँ जानियाना, बालोतरा, समदड़ी और यहाँ सिंदरी देनी थी तो दी नहीं, और अब जा कर के सिर्फ समदड़ी, जानियाना और बालोतरा वहाँ की बजरी की लीज दी गई है और सिंदरी की बजरी की लीज अभी भी नहीं दी है। और जो वहाँ पर लीज दी है उसमें जो रॉयल्टी है वो जो मेरी जानकारी के अनुसार 45 रुपये टन रॉयल्टी है। उस रॉयल्टी के अलावा भी अगर कोई भराई का बजरी का है, उनका और दूसरा खर्चा है, मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर करो तो 100 रुपये टन में बजरी मिलनी चाहिए। और मंत्री हेमाराम चौधरी के बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि बजरी माफिया के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मंत्री को जब मैं मंत्री हूं जयपुर में और मुझे कहीं तकलीफ है तो मुझे मेरे कलेक्टर से बात करनी चाहिए, मेरे कमिश्नर से बात करनी चाहिए, मेरे एसपी से बात करनी चाहिए। मैं हमारे सब मंत्रियों से कहूंगा, हमारे सब एमएलए साथियों से कहूंगा, हमारा सबको अधिकार दिया, जनता ने वोट देकर चुनकर भेजा है। और सरकार में हम जो लोग जो मंत्री हैं उनको तो अलग पावर है। उनको बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मैं उनसे तो कहूंगा यदि आपकी कहीं नाराजगी है, आपको लगता है कहीं प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा तो हम किसको कह रहे हैं, हम तो कुछ सरकार है। आप बाड़मेर मुख्यालय में मीटिंग बुलाइए, कलेक्टर को बुलाइए, एसपी को बुलाइए, सारे अधिकारियों को बुलाइए, बुलाकर डायरेक्शन दीजिए। खनन माफिया को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी ने सवाल क्या उठाए, गुस्सा क्या दिखाया। प्रदेश की सियासत में कोहराम मच गया, बीजेपी को मौका मिला और प्रदेश सरकार को घेरा गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इसे एक मंत्री नहीं आम जनता की पीड़ा कहा। वहीं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी रिएक्शन दिया। वो ये बात कहेंगे, लेकिन सरकार चलाने वाले लोग इतने असहाय हो जाएं कि वो उस पर ठीक प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाए और उनका मंत्रिमंडल का एक सहयोगी जहाँ सामूहिक जिम्मेदारी की बात सोचते हैं, एक मंत्री इस प्रकार की मन की पीड़ा जाहिर करता है, मंत्री को फ़ोन भी करता है और उसके बाद भी उसे जब लगता है कि कोई हल नहीं है तो यहाँ तक कह देता है कि मैं सरकार के पहले जनता के साथ हूँ। इसका मतलब राजस्थान की जनता को समझ लेना चाहिए कि सरकार कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही है। एक सरकार का हिस्सा अगर इस प्रकार का दुख भरे शब्द बोले तो वो सरकार को एक तरह से सरकार के कामकाज को एक तरह से चौपट कर रहा है। प्रदेश के अंदर खनन माफियाओं की गुंडागर्दी चरम के ऊपर है और पिछले 2 दिन के अंदर नागौर और धौलपुर के अंदर जो वास्तविकता जनता के सामने आ रही है वो चिंताजनक है। और इसी बीच सियासी एक बयान जो पूर्व के अंदर ये कह रहे थे कि पीआरएस की जगह अगर वीआरएस लेने का प्रावधान होता तो सबसे पहले मैं लेता। हेमाराम जी चौधरी जो वर्तमान में सरकार के मंत्री है, उनका बयान भी ये कि बजरी 550 रुपये टन हो चुकी है और इस तरीके से जनता का शोषण है। एक तरफ जनता की सहानुभूति बटोरने का काम भी मंत्री जी करें और दूसरी तरफ सरकार में बने रहें और सत्ता का सुख भी भोगते रहें, यह भी मंत्री जी की मंशा है। अगर जनहित के मुद्दों के ऊपर आप इतने संवेदनशील है तो कृपा करके सत्ता से रिजाइन करके और जनहित के मुद्दे सरकार के सामने उठाने का काम करें ताकि जनता को लाभ मिले। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भ्रष्टाचार के लॉकर अनलॉक हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मिड डे मील के पोषाहार में भ्रष्टाचार की। आयकर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज 7वें दिन आईटी ने मिशन बैंक लॉकर्स शुरू किया। जयपुर में आज आईटी की टीम ने छापे मारे और छापे मारने की कार्रवाई से लौटने के बाद बैंक लॉकर्स को खंगाला। जयपुर के विद्याधर नगर सेंट्रल स्पाइन स्थित बैंक लॉकर्स से आयकर विभाग को 25 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी मिली है। बैंक लॉकर्स में रखी गई ज्वेलरी का वजन 500 ग्राम से ज्यादा है। आयकर विभाग के साथ साथ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स और बैंक लॉकर धारक भी इस कार्रवाई में मौजूद रहे। बता दें, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, ब्रोकर कमलजीत राणावत और सप्लायर सतीश मूलचंद व्यास ग्रुप से जुड़े लोगों के 15 से ज्यादा लॉकर्स पर कार्रवाई शुरू की गई है। और बैंक लॉकर्स को लेकर आईटी की इस कार्रवाई की और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी राकेश शर्मा। मिड डे मील योजना के पोषाहार
खरीदारी के मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अब आयकर विभाग ने बैंक लॉकर्स पर शिकंजा कस दिया है। इस वक्त हम खड़े हैं विद्याधर नगर के सेंट्रल स्पाइक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने। यहाँ पर आयकर विभाग की टीमें पहुंची हैं और आयकर विभाग के अधिकारी इस बैंक प्रीमाइसेस के अंदर जांच कर रहे हैं कि मिड डे मील की पोषाहार योजना के भ्रष्टाचार में जो लोग हैं उनके जो दस्तावेज जब्त किए हैं उसके आधार पर यहाँ पर एक बैंक लॉकर सामने आया है। ये बैंक लॉकर मंत्री राजेंद्र यादव के साथ साथ कमलजीत राणावत और सतीश मूलचंद व्यास इससे जुड़े हुए ग्रुप के लोगों का है। यहाँ पर इस प्रीमाइसेस के अंदर जो बैंक लॉकर्स के मालिक हैं, इसके अलावा वेलवर्स और आयकर विभाग के अधिकारी और बैंक प्रबंधन के लोग बैठ करके उस कार्रवाई में जुटे हुए हैं। यहाँ पर चूंकि इस लॉकर के अंदर किस तरह के दस्तावेज हैं, कैश है या ज्वेलरी है, इसकी जांच आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। अब तक आयकर विभाग को इस छापे की कार्रवाई में 200 करोड़ से ज़्यादा की अघोषित आय एवं 115 करोड़ रुपए के सरेंडर के दस्तावेज अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। जो तीनों ग्रुप हैं, खासतौर पर मंत्री राजेंद्र यादव, सतीश मूलचंद व्यास और कमलजीत राणावत, इन्होंने 115 करोड़ रुपए घोषित आय के रूप में आयकर विभाग के सामने सरेंडर किए हैं। अब आज से आयकर विभाग ने बैंक लॉकर्स पर शिकंजा कसा है। करीब 15 से ज़्यादा बैंक लॉकर्स अभी खोलना बाकी है। पहले लॉकर्स में किस तरह के राज निकलते हैं, किस तरह के दस्तावेज मिलते हैं, ये कार्रवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से आयकर विभाग ने भ्रष्टाचार के इस मामले पर कार्रवाई की है उसमें बड़े पैमाने पर दस्तावेज मिले हैं, भ्रष्टाचार के अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिससे जो सफ़ेद पोस्ट नेता हैं उनका पर्दाफाश हो गया है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। लगातार पैर पसार रहे लंपी वायरस को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गाय के साथ गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर पहुंचकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गायों के साथ न्याय करो के नारे लगाए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार गायों में फैल रही लंपी को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए लाखों गायों की मौत हो चुकी है। सहयोगी लवली वधवा ने मौके का जायजा लिया। लंपी वायरस से लगातार लाखों गायों की मौत राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है। आक्रोशित एबीवीपी के कार्यकर्ता आज प्रमोद जैन भाया, जो कि राजस्थान के गौपालन मंत्री हैं, उनके घर को घेराव करके यहां पर गाय के साथ में प्रदर्शन करने पहुंचे। बड़ी तादाद में एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं अपने राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा के साथ में तमाम पदाधिकारी जो हैं वो इसे महामारी घोषित करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन करें। हमारे साथ होशियार मीणा है। होशियार जी, ये आइडिया कैसे आया और ये कितना चिंताजनक हो रहा है लंपी रोग? आज सभी जिस तरह से देख रहे हैं राजस्थान में गायें चारों तरफ मर रही है। लंपी की महामारी के कारण आज गायें चारों तरफ चौराहों पर दम तोड़ रही है। गौ पशुपालन मंत्री के यहाँ आकर आज हम ये मांग कर रहे हैं कि इन गायों पर भी आप सोचिए। आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, आपके लोगों के लिए स्वच्छ पानी मिल रहा है, लेकिन इन गायों की महामारी में, ये बहुत बड़ी महामारी गायों की फैल रही है, इसकी सुध लेने वाला कौन है? आज हम प्रमोद जैन भाया के यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए हैं, गौ माता भी आई है और ये इनसे गुहार मांग रही है। ये बेजुबान है, इन बेजुबानों की जो आवाज को उठाने का काम एबीवीपी ने किया है। एबीवीपी हमेशा से आम छात्रों की, आम लोगों की आवाज उठाता है। आज बेजुबान की आवाज हम नहीं उठाएगा तो कौन उठाएंगे? इस कलयुग में एबीवीपी इन गायों की आवाज उठा रही है। होशियार मीणा कोई अकेला नहीं है, ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तमाम, इनके दिलों में ये गाय माता, गौ माता जो है ये इनके दिलों में राज करती है। आज हम मांग कर रहे हैं कि सरकार इन गौ माता पर ध्यान दे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग फिर जोर मार रही है। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जनता ने पायलट के नाम पर वोट दिया था, जनता कह रही है हम तो ठगे गए। ऐसे में अगर हम जनभावना के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो फिर परिणाम कैसे आएंगे? विचार करने की जरूरत है। ये सब क्या हुआ? हम केवल 11 विधानसभा सीटों पर, हम जहां से कांग्रेस के एमएलए जीते हुए हैं वहां से 11 जगह हम आगे रहे उस लोकसभा में जो 6 महीने बाद में हुआ, और 4 जगह जहां निर्दलीय जीते थे वहां हम आगे रहे। कुल 15 जगह हम आगे रहे। तो फैसला तो राजस्थान की जनता ने कर दिया ना उस समय। उसको सोचने की जरूरत है कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है। तो इसलिए मैं तो राजस्थान की जो जनता चाहती है वही बात बोलता हूँ। राजस्थान की जनता ये चाहती है, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर जो है पायलट को होना चाहिए। हमने वोट पायलट को देख के दिया है। तो इसमें कोई लाभ लपेट की बात नहीं। मेरे से तो बुजुर्ग कान में, 80 साल का बुजुर्ग भी मेरे कान में पूछता है, चौधरी साहब सोनिया जी को समझाओ।